नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदेश की आत्मा और पहचान बताते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान उन्होंने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के अभिनेता ताई तुगुंग को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता लोक भाषाओं और लोक कलाओं को संरक्षित करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्धि सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा 2026 में हरिद्वार से जल भरने वाले शिव भक्तों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार 4 करोड़ 80 लाख से अधिक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सफल आयोजन के लिए मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पूरे सावन मास तक जारी रहेगी, लेकिन अत्यधिक भीड़ वाला मुख्य कांवड़ चरण फिलहाल समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं रिकॉर्ड संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने से हरिद्वार में इस वर्ष की कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक बन गई। कांवड़ यात्रा चूँकि वैसे तो कांवड़ पूरे माह भर चलेगा अभी, लेकिन कल तक जो कांवड़ था वो ज़्यादा रस वाला होता है, ज़्यादा संख्या वाला होता है। पूरे देश भर के कांवड़ यात्री यहाँ आते हैं। हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उनके अच्छा यहाँ पर प्रबंध हो, अच्छी उनकी व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वो रहती है। और इस बार की कांवड़ यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, संख्या की दृष्टि से भी बनाया है और सुरक्षित यात्रा भी हुई है। सभी ने प्रशंसा की है। मैं पूरे मेला प्रशासन को, कांवड़ मेला में लगे हुए जिला प्रशासन को, वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, सभी जितने भी हमारे विभाग इस कांवड़ में अपना प्रबंध में लगे हुए थे, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, जो इसके आयोजक थे, सभी जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबने सहयोग करके कांवड़ यात्रा का सफल संचालन किया। 24 घंटे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में तिरंगा यात्रा और विभिन्न कार्यक्रमों के बीच राजधानी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधते हुए 2 राजधानियों के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार कभी शीतकालीन तो कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि पहले से कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश पर 2 राजधानियों का अतिरिक्त आर्थिक भार क्यों डाला जा रहा है। वहीं प्रतिमा सिंह ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग प्रमुख मुद्दा थी। वहीं कांग्रेस ने सरकार से राजधानी के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने और प्रदेश को अस्थायी राजधानी देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए। सर, क्योंकि आपने जनता को गुमराह करके रखा हुआ है इस प्रदेश की 2-2 राजधानियों का बोझ दे करके। यही वजह है कि आपको खुद भी आप गुमराह हो गए। आप इतना आपका मतलब दिमाग में कभी शीतकालीन, कभी ग्रीष्मकालीन, कभी गैरसैंण, कभी देहरादून घूम रहा है कि आपको हर जो है इतनी सारी राजधानियां जो है प्रदेश में नज़र आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी महेंद्र भट्ट जी से कि आप ऐसी पार्टी के मुखिया हैं जिस पार्टी की सत्ता है, तो
आप पूरे प्रदेश की जनता पर इतना दो राजधानियों का बोझ क्यों डाल रहे हैं? जिस प्रदेश की जनता का खुद का रोया रोया कर्ज में डूबा हुआ है, वो दो राजधानियों का बोझ क्यों वहन करे? और जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन की ये मांग थी कि जो गैरसैंण है वही होगी राजधानी। तो जब गैरसैंण राजधानी की बात हुई थी, तो आज आप दो राजधानियों को लेकर के जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि अब आपके मुंह से भी ऐसी बात निकल गई है, तो अब इस बात को मुझे लगता है खत्म ही कर देना चाहिए और इस प्रदेश को एक राजधानी दे दीजिए, स्थायी राजधानी, जो कि गैरसैंण हो। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी हाईकमान भी चुनाव को गंभीरता से लेते हुए बड़े नेताओं के दौरे की रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल आने वाले समय में उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वहीं सितंबर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे की योजना बनाई जा रही है। हालांकि कार्यक्रम की तारीख आपसी चर्चा के बाद ही तय होगी। वहीं कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी का फोकस हिमाचल में लागू पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के अनुभव को उत्तराखंड की जनता तक पहुंचाने पर है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी जनहितकारी योजनाओं को लागू करने का संकल्प जनता के सामने रखा जाएगा। पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर मतलब हाईकमान ने उत्तराखंड के इलेक्शन को बहुत गंभीरता से लिया है। खड़गे जी भी अब परसों जब नेताओं के साथ बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, प्रियंका जी और स्वयं खड़गे जी इस प्रदेश में कई दौरे करेंगे और इसी के चलते सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं कि प्रियंका जी का और राहुल जी का दौरा हो। तो उम्मीद है कि हम सब नेताओं से बातचीत करने के बाद स्थान और तिथि निश्चित करके फिर आगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य मंच पर ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेंद्र डोवाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों को अतिथियों की बैठक, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात, बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वागत की व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य मंच, सेफ हाउस, फोटो गैलरी, साउंड सिस्टम और एलईडी स्क्रीन का भी निरीक्षण किया गया है। समारोह में पुलिस, अर्धसैनिक बल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों और खिलाड़ियों और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे। इस संबंध में हमारी 2 प्रिपरेटरी मीटिंग्स हो चुकी हैं और डायरेक्शंस ऑलरेडी दिए गए थे। आज मौके पे मेरे द्वारा और सारे समस्त अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया और स्थितियों का जायजा लिया गया। ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हमारी फाइनल स्टेजेस में और बाकी प्रिकॉशंस जो लिए जाने हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स किए जाने हैं उससे रिलेटेड डायरेक्शंस भी हमारे द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं और ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स अपनी प्रिपरेशंस के फाइनल स्टेज पे। स्वतंत्रता दिवस के समारोह के इस अवसर पर जो प्रिपरेशन है वो उनको लेके माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी जो डायरेक्शंस दिए गए थे, तो ओवरऑल प्रिपरेशन हमारी परेड या उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स और जो चीज़ें रहती है वो स्ट्रीमलाइन भी हैं या उसमें तैयारियां हमारी चल ही रही हैं और बाकी जो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सफाई से रिलेटेड या वाटर सप्लाई को लेकर या दूसरे जो डिपार्टमेंट ब्यूटिफिकेशन को लेकर इस पूरे एरिया के, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स का अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में स्थानीय और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 56 मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात भी की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि फॉर्म 7 में
का गलत इस्तेमाल कर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश की जा रही है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि अनियमितता सामने आए तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने प्रशासन से मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने की भी अपील की है। और उस फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके देखिए कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं और कुछ लोग गांव से अनेकी गांव से आए हुए थे, उनका ये एप्रीहेंशन है कि उनके नाम के अगेंस्ट फॉर्म 7 भरा गया है। तो उन्हें ये समझाया गया है कि फॉर्म 7 नाम काटने के लिए जब भी कोई ऑब्जेक्शन ऐसा डाला जाता है तो उसमें नोटिस जारी होता है ऑब्जेक्टर को भी और इलेक्टर को भी, और BLO से भी रिपोर्ट ली जाती है और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। उसके बाद ही उस पर ERO डिसीजन लेते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपके नाम के अगेंस्ट किसी ने फॉर्म 7 भरा हुआ भी है तो वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से ही डिस्पोजल किया जाएगा। बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए कोई भी नाम नहीं काटा जाएगा। देखिए, जैसा कि अभी हाल ही में SIR प्री SIR समाप्त हुआ है, वोट को लेकर अभी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा फर्जी कार्य इस तरह से कराए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 7 नंबर फार्म भर के उन लोगों के वोट कटवाइए जो दूसरे राजनीतिक दलों के, और वो काम वो एक पार्टी के लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। आज हमारे संज्ञान में है कि आने के गांव में 52 फॉर्म 52 फॉर्म 7 नंबर भरे गए हैं, और वो एक ही परिवार और एक ही कम्युनिटी के, और जिसके द्वारा भरे गए हैं वो एक राजनीतिक पार्टी यानी भाजपा का मंडल का पदाधिकारी है। उसको लेकर गांव में बहुत ज़्यादा रोष था। हमने गांव के लोगों को समझाया और सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई, अपर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से जो सही लोग हैं उनका वोट चाहे 7 नंबर फार्म भरे या कोई और फार्म भरे नहीं काटा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से मेरा काम जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाने का है। जो मेरी विधानसभा के मसले हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, मैंने तो एक बड़ा सबसे गंभीर विषय हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है मैंने उठाया है। मुद्दा आपने देखा होगा, चाहे आप देख रहे होंगे पूर्व में जो है यहाँ पर BHL के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बस चला करती थी, जिससे लोग का जीवन आसान था, लोगों को कम खर्च में अपनी यातायात कर लिया करते थे। तो ऐसे गंभीर मुद्दे में उठा रहा हूँ। और रही चुनाव की बात, देखिए कांग्रेस पार्टी इस समय एकजुट है। हम आने वाले 2027 में यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी भी साथी का टिकट होगा, मनोज धनगर का होगा, मनोज धनगर मजबूती से लड़ेगा, या किसी अन्य साथी का टिकट हुआ तो मनोज धनगर उस साथी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार शाम जिला प्रशासन ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ SIR को लेकर बैठक की। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि एक विशेष वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाकर फर्जी ID के जरिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि विधायकों ने निर्वाचन आयोग से मांग की कि फर्जी दस्तावेज यानी ID से आपत्ति दर्ज कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं लक्सर से BSP विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी फॉर्म 7 को लेकर नाराजगी जताई और प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं SDM हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने प्रशासन की ओर से प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। देखिए, आज SIR को लेके सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है, वही बैठक आज थी। तो इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के जो MLAs हैं वो भी आए हुए थे और बाकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक एप्रीहेंशन था कि बल्क में जो फॉर्म 7 है वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे ही कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसको भी बताया गया है कि जो हमारे BLA-2 राजनीतिक दलों के हैं उनको प्रत्येक दिन 10 और पूरे SIR की अवधि में 30 तक वो फॉर्म 7 या ऑब्जेक्शन जिसे कह रहे हैं वो दाखिल कर सकते हैं। और जो सामान्य नागरिक हैं वो पूरे SIR के दौरान 5 जो फॉर्म 7 है वो भर सकते हैं। तो इसी पर सभी जो हमारे EROs हैं उन सभी को ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं कि इससे एक्सीड ना करें और इसी पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, मुलाकात नहीं है। चुनाव आयोग की जो जिले की मीटिंग होती है वो हर हफ्ते एक मीटिंग होती है। वो एक मीटिंग थी जिसमें हमारे
जिलाध्यक्ष और विधायक और PLA 1 सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, जो आना चाहें सभी दलों के। तो सभी दल रिकग्नाइज पार्टीज के सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। हमने उसमें ये मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स को कोट किया और हमने इसके शब्द से पालन करने के लिए यहाँ पर अपनी बात रखी। हमने इसमें एक बात रखी कि जो बल्क में एक आदमी किसी साइबर सेंटर पर बैठा और उसने एकदम 25, 30, 50 लोगों के नाम की शिकायत फॉर्म 7 सबमिट कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। जो इसमें मैनुअल है वो सिर्फ ये कहता है कि बल्क में शिकायत नहीं हो सकती, और अगर बल्क में शिकायत होगी तो उसमें नोटिस सिर्फ 5 को ही सर्व हों। ये सब लगातार मीटिंग्स में बात आ रही है, तो इन सभी बातों पर हमने यहाँ बात की। तो फार्म नंबर 7 और 10 आ रहे हैं, उसके संबंध में मुलाकात थी और मीटिंग भी थी SIR को लेकर के। आज उसी में अपनी बात रखकर चले हैं कि भाई कोई थोक भाव में फार्म जमा ना करे। सब कुछ संभव है, बीजेपी का राज है, सब कुछ संभव है, अपने वोट की रखवाली करनी चाहिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले में भू कानून के उल्लंघन के मामलों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ललित मोहन रायाल ने 14 मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 304 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। वहीं प्रशासन की जांच में भूमि खरीद और उपयोग से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन सामने आए। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदी, लेकिन वहां बागवानी गतिविधियां नहीं मिली। वहीं कुछ मामलों में एक ही परिवार ने निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीद ली है। कृषि उपयोग के लिए आवंटित जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की भी पुष्टि हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित की जाएगी। यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों ने पृथक पृथक नामों से अलग अलग जगह ऐसे भूखंड खरीदे हैं। तो जो फैमिली की डेफिनेशन है, कुटुंब और परिवार की डेफिनेशन है, वो उसके दायरे में वो एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे पति पत्नी दंपत्ति है या बच्चे हैं। तो इस मामले में भी दंपत्ति के नाम पहले से एक भूखंड राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। बाद में उन्होंने एक भूखंड जो है हस्बैंड ने दूसरी गांव में क्रय कर लिया। तो वो जो सीलिंग लिमिट है आवासीय प्रयोजन के लिए विशेष श्रेणी के भूमि दरों की श्रेणी 1 की, वो उसका उल्लंघन की श्रेणी में आता है। और ऐसे मामलों में राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में खातेदार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट का नाम उत्तराखंड सरकार दर्ज किया गया है। ऐसे जितने भी मामले आ रहे हैं उन पर प्रशासन तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। जिन भी ऐसे बायर्स हैं वो पहले भली भांति यहाँ के नियम कानून भू कानून के बारे में जानकारी ले लें, जो विद्वान अधिवक्तागण हैं उनसे परामर्श कर लें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनसे जिला प्रशासन की अपील है। सर, अब तक कितनी जमीन सरकार कई मामले हैं, वो अलग अलग असिस्टेंट कलेक्टर कोर्ट्स में, ADM कोर्ट्स में या कलेक्टर के न्यायालय में चल रहे हैं और इनमें नियमित रूप से निस्तारण हो रहे हैं। जहां पर भी वायोलेशन पाया जा रहा है उसे राज्य सरकार में वेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।